एवरीवन, वीरा हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेट जेआरएफ की एक यूनिट है जिसका नाम है कहानियाँ, और उसमें एक कहानी है जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको लिखा है माधवराव सप्रे ने। ठीक, तो हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, और इनका जो लेखक है उनका नाम है माधवराव सप्रे। और ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी है। ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में कई बार आ भी चुका है और भी आ सकता है। और एक इन कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, जो कि कहीं कहीं 1901 और कहीं कहीं सिर्फ 1900 भी लिखा मिलता है। ठीक है, और ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। मतलब हिंदी की कई सारी कहानियाँ हैं जिनको मौलिक कहानी माना जाता है, जिसमें ये भी मानी जाती है और सही रूप से इसी को माना जाता है कि ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। और ये भी क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आ सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कहानी में कितने पात्र हैं। ये भी नेट जेआरएफ में कई बार क्वेश्चन आता है कि इस कहानी में कितने पात्र हैं, या फिर कुछ पात्र दे दिए होंगे कि ये पात्र किस कहानी में है, या फिर एक टोकरी पर मिट्टी में कौन से पात्र हैं। फिर हमें चूज करना होता है। जैसे कि एक है इसमें जमींदार, एक गरीब अनाथ विधवा, एक उसकी 5 वर्ष की पोती, और एक जमींदार का वकील। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और फिर जो कहानी में है, क्या क्या इसकी विशेषताएं कहानी में। ये एक मौलिक कहानी है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और वर्ग विषमता, शोषण और संवेदना की कहानी है। कहानी वर्ग विषमता, शोषण और मानवीय संवेदना को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर है जो बुढ़िया है उसके जो झोंपड़ी उससे छीन ली जाती है और फिर उसका शोषण होता है, यही कहानी इसमें बताई गई है। अहंकार और आत्मसम्मान की कहानी। अहंकार किसमें? अहंकार जमींदार में है, और आत्मसम्मान एक जो वो गरीब जो विधवा है ना, वो अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है। और फिर है कि इस कहानी में हृदय परिवर्तन। जब ये कहानी हम पढ़ते हैं तो अंत तक जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर इस कहानी में हृदय परिवर्तन द्वारा वो जो झोंपड़ी है वो फिर उसको फिर से मिल जाती है विधवा को। विधवा के तर्क और संवेदनशीलता से जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। मूल तो हम शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी में जो जो इम्पोर्टेंट लाइनें होंगी या फिर जो क्वेश्चन आ चुका होगा पहले, वो मैं पे अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हत्ता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ये है ना, जमींदार साहब को अपना महल, ये है ना, ये लाइन आ चुकी है। ठीक है, बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तरह कहा कि वो अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गए थे। मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे वो उसके कौन कौन थे उसकी फैमिली में जो अब नहीं रहे। तो उनका पति है, उसके जो पुत्र है वो भी नहीं रहा था। पतो भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। ये जो है ना 5 वर्ष की कन्या, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट जेआरएफ में। तो उसकी जो पतो है वो भी चल बसी थी। 5 वर्ष की एक उसकी पोती थी पीछे। अब यही उसकी पोती इस व्रत काल का एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो वह मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती। और जब से उसने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल हुआ तो वह मृतपाय हो गई। मतलब वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थी, और जब से उसे पता चला कि वो जमींदार है, वो उसकी झोंपड़ी को लेना चाहता था, तो वो और ही ज़्यादा दुखी हो गई। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको उसकी झोंपड़ी थी तो उसमें उसका मन लग गया था। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। मतलब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो विधवा थी, वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी। तब उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करके उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। मतलब उन्होंने वकीलों को रिश्वत दी और फिर उसके बाद में उस झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। बेचारी अन्ना तो थी, आस पड़ोस में ही कहीं जाकर रहने लगी। फिर वो विधवा है, वो आस पड़ोस में ही कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वे विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो क्या लेके आई। ठीक है, तो वो एक टोकरी लेके आती है। किस लिए? वो मिट्टी लेने के लिए आती है।
श्रीमान को उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि वे उसे यहाँ से हटा दे, पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। मैंने सोचा कि उस झोंपड़ी से एक टोकरी पर मिट्टी लेकर उसी से वहीं पे चूल्हा बनाऊंगी और फिर रोटी पकाऊंगी। मतलब वो एक टोकरी पर मिट्टी लेने आती है। तो जमींदार को पहले गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तब वो बताती है कि उसकी जो पोती है वो खाना नहीं खा रही है, बोल रही है हम वहीं पे घर पे चलेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। तो वो वहाँ से जाएगी और मिट्टी लेके जाएगी और फिर वहाँ पे चूल्हा बनाएगी और उससे अपने पोती को खाना खिलाएगी। इससे भरोसा है कि वे वहाँ से रोटी खाने लगेगी। मतलब वो जो विधवा है उसका मानना है कि अगर वो यहाँ से लेके जाएगी ना मिट्टी, तो फिर वो उसकी पोती खाना खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए, इस टोकरी की मिट्टी में ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहाँ पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वो जैसे ही झोंपड़ी में जाती है तो फिर वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अपने आंतरिक दुख को वो किसी तरह संभाल कर उसने एक टोकरी मिट्टी भर ली और हाथ से बाहर ले आई। मतलब वो अपने आप को संभालते हुए एक टोकरी मिट्टी की भर ली और फिर उसको हाथ से संभालते हुए बाहर लेके आ गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए, इससे उसे अपने सिर पर धर लूँ। मतलब वो जमींदार से बोलती है कि इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए ताकि मैं उसको सर पर रख दूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब उसने बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिरने लगी, तब वो मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ गई। मतलब उसे उस विधवा पर दया आ गई। फिर उसने सोचा नौकर को तो क्या ही बुलाए, फिर वो खुद ही उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ गई। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि ये काम उसकी शक्ति के बाहर है। मतलब उसको टोकरी बहुत ज़्यादा भारी लगी, उससे वो उठ ही नहीं पाई। किससे नहीं उठ पाई? जमींदार से। फिर उसने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वे वहीं पर एक हाथ भी ऊंची न हुई। मतलब वो टोकरी इतनी भारी लग रही थी कि वो वहाँ से उठी ही नहीं, एक हाथ भी ऊंची नहीं हो सकी। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। मतलब फिर उसे लज्जा आने लगी और फिर वो बोल रहे थे कि मेरे से ये टोकरी नहीं उठेगी, ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी न उठाई जाती है तो इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा। यानी ये जो विधवा बोलती है कि अगर आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई गई तो फिर इस झोंपड़ी में तो ना जाने कितनी टोकरियां मिट्टी है, तो आप उसका भार कैसे उठाएंगे। यानी कि आप एक गरीब की बद्दुआ ले रहे हैं, तो आप कैसे रह पाएंगे यहाँ पर। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। यानी अंततः उसने विधवा से क्षमा मांगी और उसका हृदय परिवर्तन होकर उसने झोंपड़ी वापस कर दी। ठीक है, तो ये कहानी है, ये हृदय परिवर्तन की कहानी है। हृदय परिवर्तन के द्वारा इसमें विधवा का शोषण किया गया, बाद में वो हृदय परिवर्तन द्वारा उसका झोंपड़ी उसको वापस लौटा दी जाती है। तो ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर इसमें कौन से पात्र हैं और किस लाइने से कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, और फिर ये कहानी कब प्रकाशित हुई। देखो ये कहानी 1900 में भी हुई और कहीं कहीं 1901 भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आए तो कर देना। और एक और तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कई सारी जैसे नेट जेआरएफ में जितनी जितनी कहानियाँ हैं ना, एक चंद्रदेव से मेरी बातें, एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया, पिता, ये जो भी जितनी भी कहानियाँ हैं ना, उसको कालक्रम से लगा देंगे और फिर इसमें से कालक्रम बताओ कौन सी कहानी पहले लिखी गई है, कौन से बाद में। तो ये भी क्वेश्चन आता है और ये आ चुका है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही कुछ आपके सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू।